हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। आप अपने पास एक पेन और रजिस्टर रखें ताकि आपको जो भी जानकारी इस टेंस से संबंधित दी जाए वो आप साथ साथ नोट कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक जरूर देखें। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपने अगर एक बार अच्छी तरह से इस टेंस को पढ़ लिया तो आप लाइफ में फिर दोबारा कभी नहीं भूलोगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। इस टेंस की पहचान क्या है, कैसे हम पहचान करते? आप पढ़ते आ रहे हैं इस टेंस के हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ जैसे शब्द समूह आते हैं। आप सब यही पढ़ते हैं और है भी वास्तव में यही पहचान। लेकिन यहीं पर बात क्लियर नहीं हो जाती। इससे भी हटकर कुछ एक और विशेष पहचान है जो आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे वाक्य में ये कह दिया जाए वह आम खाता है, अगर ये कहा वह आम खाता है, और साथ ही यहाँ ये कह दिया वह आम खा लेता है, जब दोनों ही वाक्य में फर्क है। हालांकि दोनों ही वाक्य जो वाक्य हैं इनकी वाक्य की हिंदी में जो क्रिया है खाता है, मुख्य जो क्रिया है, इनके बाद में ता लगा हुआ है। ऐसे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने चाहिए दोनों, लेकिन नहीं। वह आम खाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन वह आम खा लेता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ भी इस टेंस के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ जैसे शब्द समूह आते हैं। इसके साथ साथ आपको एक विशेष पहचान और रखनी है। तो विशेष पहचान क्या है कि इन शब्द समूह के साथ साथ आपको ध्यान ये भी रखना है कि इस टेंस से जो है नियमित होने वाले कार्य, यानी जो डेली रूटीन में काम होते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, वह पूजा करता है, वह उन्हें पढ़ाता है, वह उन्हें सिखाता है, ठीक है ना। डेली एक रूटीन बेस पर वह जॉब करता है, वह डॉक्टरी करता है, तो ये वह दुकान चलाता है। एक नियमित डेली रूटीन में होने वाले जितने भी कार्य हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहे हैं। सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक सत्ता जैसे 2 और 2 4 होते हैं, आदमी नश्वर होता है, सूर्य पूर्व में निकलता है, चंद्रमा रात में निकलता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। ये जितने भी सार्वभौमिक सत्य हैं ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। दूसरा, वर्तमान में स्वभाव या आदत का बोध हो, जैसे वह झूठ बोलता है, ठीक है, बिच्छू डंक मारता है, बिच्छू डंक मारता है, पक्षी आसमान में उड़ा करते हैं, उनका स्वभाव है, आदत है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, उनके स्वभाव है, आदत है। तो इस प्रकार इनसे जो सेंस ये होती है प्रकट, नियमित होने वाले जितने भी कार्य हैं, सार्वभौमिक सत्य और जितने भी वर्तमान में स्वभाव या आदत का बोध करने वाले जो कथन हैं वे सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं कि इन वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या है। इस टेंस के वाक्य जो है उनका अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य, विधेय सूचक भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे जब किसी भी बात का स्वीकार होना प्रकट हो, ठीक है, किसी भी तथ्य घटना का स्वीकार होना प्रकट हो, वे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य जो है यहाँ पे 2 प्रकार कह सकते हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आप यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अब यहाँ जो है इसके क्या रूल्स है? अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव है तो कैसे इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, आपको ध्यान रखना है। यदि हिंदी में सब्जेक्ट वह, यानी प्रोनाउन होगा ना, जैसे वह स्कूल जाता है, वह झूठ बोलता है, वह खेत में काम करता है, तो इस टाइप से वह आ गया। फिर वह प्लस
एक संज्ञा हो, वह के साथ में एक संज्ञा, जैसे वह लड़की, वह लड़का, वह आदमी, वह नौकर, वह अध्यापक, वह विद्यार्थी, तो वह प्लस एक वचन संज्ञा, इसलिए हमने वह प्लस एक वचन संज्ञा कहा। वे या वे, वह या वह प्लस एक वचन संज्ञा आ गई, या वे सम्मान देने के, जैसे पापा जी खेत में काम करते हैं। फिर हमने कहा वे रोजाना सुबह जाते हैं, वे, तो सम्मान के लिए वे कहा, तो पापा जी बहुवचन तो है नहीं, सिंगुलर है, इसलिए सम्मान देने के लिए वे के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद उसका, उसकी, उसके, जैसे उसका भाई, उसकी बहन, या उसके कागज, या उसके पापा, देखा है कागज, उसके पापा, इसलिए यहाँ पे उसके कागज नहीं, उसके पापा, तो एक वचन संज्ञा आ गई। दूसरा उनका, उनकी, उनके, जैसे उनका पुत्र, उनकी पुत्री, उनके पापा, तो ये एक वचन संज्ञा के साथ आ गई। या कोई भी एक वचन संज्ञा हो, जैसे गाय, कुत्ता है, मोहन, सोहन, टीना, रोमी, तो ये एक वचन संज्ञा हुई। तो ऐसी कंडीशन में मुख्य जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की प्रथम जो अवस्था होती है उसमें एस या ई एस लगाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। जब अगर हिंदी, मैंने ये बताया हिंदी में जो प्रोनाउन आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, जो भी हमने बात की है, अगर इनमें से कोई भी आ जाए, जब आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो मुख्य जो क्रिया होगी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अवश्य लगेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो वाक्य गलत हो जाएगा। दूसरा, इंग्लिश में क्या पहचान रखनी है, इंग्लिश में क्या होना चाहिए सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट ही हो या सी हो, इट हो, या सिंगुलर कोई भी नाउन हो। सिंगुलर सब्जेक्ट काउ, डॉग, कुछ भी हो सकता है, मैन, वुमेन। इसके साथ साथ जो पॉजेसिव जो केस में है यहाँ पे, जैसे माई, हिज, हर, योर और देयर, इनके साथ में कोई भी सिंगुलर नाउन, जैसे माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, हिज फादर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, हर फादर, हर सिस्टर, हर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर, देयर फादर, देयर सिस्टर, देयर मदर, तो इस टाइप से कोई भी सिंगुलर नाउन इनके साथ हो, या फिर कोई भी यहाँ पे कोई भी सिंगुलर नाउन आ गया, तो इनके साथ क्या होगा, मुख्य क्रिया की जो प्रथम अवस्था होती है, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ई एस लगाते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। तीसरा नियम क्या है, यदि सब्जेक्ट, इसमें यदि सब्जेक्ट हिंदी में मैं, तुम, हम, उन्हें, आप, वे, तुम्हारे, तुम्हारी, और इनके साथ में बहुवचन संज्ञा, जैसे तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे नौकर, ठीक है, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी पुस्तकें, ठीक है, तो ये बहुवचन संज्ञा आ गई। आपकी और आपके, यानी आपकी लड़कियां, आपकी किताबें, आपकी गायें, आपके नौकर, आपके मित्र, ये बहुवचन संज्ञा आ गई। हमारा, ये हमारी और हमारे, इनके साथ भी ऐसे ही कोई बहुवचन संज्ञा हो, प्लूरल नाउन्स हो। उनकी, उनके, इनके साथ भी प्लूरल नाउन्स हो, बहुवचन संज्ञा हो, या कोई भी बहुवचन संज्ञा हो। लड़के खेलते हैं, लड़कियां गाती है, ठीक है, अध्यापक पढ़ाते हैं, तो ये बहुवचन संज्ञा इस तरह का है। गायें घास चरती हैं, तो ऐसे, तो वह अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आपको ध्यान का रखना है, केवल इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या ई एस नहीं लगाना है। दूसरा, इंग्लिश में पहचान क्या करनी है आपकी, यदि इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है आई हो जाए, वी हैं, यू हैं, दे हैं, माई के साथ कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी प्लूरल नाउन हो, आवर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन हो, योर के साथ
प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन कह सकते हैं आप। हिज के साथ कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन कह सकते हैं आप। हर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट हो या प्लूरल नाउन भी कह सकते हैं आप, जो कि नाउन ही आएगा इनके साथ में। देयर के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट हो या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन हो, अगर अंग्रेजी में ये दिए हुए हैं तो इनके साथ में जब वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं आपको ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। इनके साथ में मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं यदि वाक्य पॉजिटिव भी है। और हमेशा आप ये भी ध्यान रखना कि जितने भी हमारे पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं पॉजेसिव केस में, जैसे माई, योर है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, इनके साथ में हमेशा नाउन आता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अकेले ये कभी नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये आ गया। नेक्स्ट है अब नंबर 5, यदि हिंदी वाक्य में तो जैसा शब्द आए, तो यदि तो शब्द आ जाए अंग्रेजी अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के अनुसार इस टेंस की जो सहायक क्रिया है, इस टेंस की आपको ध्यान है, इस टेंस की जो सहायक क्रिया कौन कौन सी है, एक तो डू है और एक डच है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मुख्य क्रिया के साथ में प्रयोग होकर वाक्य का जो अर्थ है उसे पूरा करती है, सहायक क्रिया का एक अर्थ है। यदि वाक्य में तो जैसा शब्द आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और ये भी ध्यान रखना है इनके साथ में SIS नहीं लगाते हैं, रूल नंबर 5 को। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की, जैसे कि डू किन के साथ में आएगा और डज किन के साथ में आएगा। यदि इंग्लिश सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो हिंदी में कहेंगे मैं, हम, तुम, आप, वे, लड़के, लड़की या लड़कियां, विद्यार्थी, बहुवचन, तो इनके साथ तो हेल्पिंग जो वर्ब आएगी यानी जो सहायक क्रिया होगी वो डू आएगी, चाहे वाक्य पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, ये आपको ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इनके साथ में सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट रूल इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, इस टेंस में जो है, हो या हूँ की अंग्रेजी के लिए हम इज या आर या एम का प्रयोग नहीं करते हैं जब वाक्य कृतवाच्य अर्थात एक्टिव वॉइस में, अर्थात वाक्य कर्ता प्रधान हो, ये भी आपको नोट रखना है। अब बात करते हैं ETR। ETR क्या है? ETR का होता है यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन रूल, अंग्रेजी अनुवाद नियम। कैसे अनुवाद करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES आएगा। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही नियम में बता दिया कि किन के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसमें S या ES नहीं लगेगा, और किन सब्जेक्ट के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगेगा। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में जो शेष वाक्य है वो बनेगा। ये हमारा अंग्रेजी अनुवाद का नियम हो गया। अब एग्जाम्पल आ गए, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इसका अनुवाद क्या, आई, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई, फिर याद करता हूँ, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी लर्न, आई लर्न। फिर क्या? अपना पाठ, आई यानी मैं के साथ अपने की अंग्रेजी माई आएगी, माई, और पाठ की अंग्रेजी हो गई लेसन। तो इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है, कैसे कहेंगे? वह झूठ बोलता है, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। फिर बोलता है, ही हमारा सिंगुलर में आ जाएगा यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। फिर बोलता है कि टेल्स, टेल में एस लग जाए, टेल्स अ लाई। तुम्हारा बेटा कार चलाता है, तुम्हारा बेटा, योर सन, सिंगुलर आ गया इसमें। ड्राइव्स, चलाता है, ए कार। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है, क्या कहेंगे? द सन। फिर छिपता है अंग्रेजी सेट्स, द सन सेट्स, इसमें लग गया, इन द वेस्ट, पश्चिम में, सूर्य पश्चिम में छिपता है, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी।
वह तो, अब ये देखिए, वह तो झूठ बोलता है, अब इसमें तो आ गया, वह तो झूठ बोलता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या है, सब्जेक्ट को पहचानिए, वह की अंग्रेजी ही होगी। इस ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डज। ठीक है। फिर बोलता है कि टेल लिखेंगे, ही डज टेल, वह तो बोलता है। फिर क्या? अ लाई। तो इस तरह से अगर यहाँ कहते तुम तो झूठ बोलते हो, तो क्या होता? तुम की अंग्रेजी क्या आ जाती? यू के साथ हेल्पिंग क्या आता? डू, फिर टेल अ लाई, तब ऐसे हो जाता। मैं तो खेत में काम करता हूँ, मैं की अंग्रेजी आई, फिर डू हेल्पिंग वर्ब क्योंकि तो लगा हुआ इसमें, फिर काम करता हूँ, वर्क काम करना, इन द फील्ड खेत में। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी वाक्य जब अगर नेगेटिव हो तो उस नेगेटिव वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हम कैसे करेंगे। कभी कभी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। एक तो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ध्यान, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों में फर्क क्या है? ये तो हमारा अप्रत्यक्ष कर्म हो गया, जिसे हम सजीव कर्म भी बोलते हैं, और ये हमारा प्रत्यक्ष कर्म हो गया, जिसे हम निर्जीव कर्म भी बोलते हैं, निर्जीव। और ये हो गया हमारा सजीव। अब हमेशा ध्यान में रखना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी पहचान तो क्वेश्चन वर्ड वॉट, WHAT वॉट से करते हैं। जैसे वह आम खाता है, हमें इसमें ऑब्जेक्ट पहचानना है, तो क्या वह क्या खाता है? तो आंसर मिला आम। वो डज ही ईट, वह क्या खाता है? तो आंसर क्या मिला? आम। तो क्या से जो आंसर मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और अगर WHOM वूम लगाए, WHOM वूम, किसे या किसको, इससे हमारा मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है इसमें, अगर ये कहा जाए वह मुझे किताब देता है, किताब देता है, तो इसे कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे? ये दो तरह से बना, इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो वह अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही, फिर ही के साथ क्या आ जाएगा? गिव्स, ही गिव्स। अब अगर हम मुझे पहले लगाएंगे, ही गिव्स मी, फिर लिखेंगे हम अ बुक। ठीक। अगर हमने कहा ही गिव्स अ बुक, पहले लिखेंगे हम ही गिव्स अ बुक, और बाद में हम लिखते हैं मी, तो इनके बीच में टू लगेगा, ही गिव्स अ बुक टू मी, तब ऐसे बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी के लिए कोई चीज़, जैसे वह मेरे लिए किताब खरीदता है, तो इनके ऐसी कंडीशन में के लिए 4 लगता है, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम जो है पहले लगाएं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम बाद में लगाएं, तो ये ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे या कोई भी दूसरा बहुवचन सब्जेक्ट हो, तो इनके साथ तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करके नोट लगाए और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, SEIS का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यदि सब्जेक्ट जो है ही सी इट या अदर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करके नोट लिखेंगे और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो है, ये भी रूल आता है इसमें, कभी वाक्य में कभी नहीं, वाक्य में कभी नहीं भी आता है, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, कहीं का नेवर के कर्ता के तुरंत बाद हम नेवर का प्रयोग करके सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अनुसार हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लिखते हैं, आपको ध्यान रखना। अगर वाक्य में कभी नहीं है, नेवर का प्रयोग करने पर हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते, ये आपको
नोट रख लेना है। अब अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, पहले रूल्स के अनुसार दो, डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ नोट है गया प्लस नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस शेष और बाद में फुल स्टॉप आएगा। अगर वाक्य है कभी नहीं वाला तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में फिर नेवर होगा, नेवर के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS आएगा। आपको पहले ही बताया जा चुका है किन में SEIS आएगा, किन सब्जेक्ट के साथ और किन के साथ मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस शेष वाक्य। तो आइए अब देख लेते हैं। मोहन का भाई चार दीवारी की सफेदी नहीं करता है। मोहन का भाई, ऐसी कंडीशन में यहाँ संबंध दर्शाया, मोहन का भाई राम का है, तो अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, मोहन ब्रदर, मोहन का भाई सिंगुलर है तो यहाँ पे डज, इसके बाद में नॉट। फिर सफेदी करना, इसकी अंग्रेजी है वाइट वॉश, फिर द फैंस, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है उनके नौकर खेत में काम नहीं करते हैं। उनके नौकर की अंग्रेजी क्या है? देयर सर्वेंट्स, उनके नौकर, ये प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। फिर काम करना, ये वर्ब हो गया, वर्क आएगा, कहाँ? खेतों में, इन द फील्ड। ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमारा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हमारा जीरेंड भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हमारा जो है पार्टिसिपल भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी नाउन फ्रेज भी हो सकता है। नेक्स्ट है उसका मित्र कभी झूठ नहीं बोलता है। उसका मित्र कभी झूठ नहीं बोलता है, क्या कहेंगे? उसका मित्र की अंग्रेजी क्या होगी? हिज फ्रेंड। फिर कभी नहीं आ गया, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होगी? नेवर। फिर यहाँ हिज फ्रेंड सिंगुलर है, इसके साथ क्या आ जाएगा? टेल्स आ जाएगा यहाँ पे, हिज फ्रेंड नेवर टेल अ लाई। डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर डू डज का प्रयोग करेंगे तब हम क्या करेंगे? नेवर नहीं आएगा, हिज फ्रेंड डज नॉट। फिर ऐसी कंडीशन में हम एवर का प्रयोग करते हैं, कहीं का एवर का, अगर डज नोट लगाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैन की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट है हम कभी भी वहाँ नहीं जाते हैं, वी, फिर नेवर गो देयर, हम कभी भी वहाँ नहीं जाते हैं, ये अंग्रेजी हो जाएगी इनकी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्यों की। अब अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या है इनका? ये दो प्रकार के हो गए। पहला तो है टैग टाइप का। टैग टाइप को यस और नो टाइप भी कहता है, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसे जो होते हैं वाक्य, उनकी शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द क्या आया होता है, जैसे क्या वह घर जाता है, क्या वह झूठ बोलता है, क्या वह उसे पीटता है, क्या वह उन्हें गाली देता है, क्या वह उसे सिखाता है। तो स्टार्टिंग में क्या आया हुआ ना, तो इनका आंसर तो हाँ में दिया जाएगा या ना में दिया जाएगा, तो इसलिए इन्हें टैग टाइप के वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन में जब इन वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे आप, तब हम जो है क्या की अंग्रेजी के लिए वॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार, जो भी वाक्य का कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार जो है शुरू में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया की जाए केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें SEIS नहीं लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंत में क्या है? अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उसमें SEIS नहीं लिखेंगे। अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या है? सबसे पहले डू या डज आ गया सब्जेक्ट अनुसार, फिर सब्जेक्ट आ गया। अगर नोट भी वाक्य में आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिखो, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस शेष वाक्य, और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे आ गया क्या तुम गाली नहीं देते हो, यहाँ आ गया क्या तुम गाली नहीं देते हो। तो क्या और हो की अंग्रेजी, यानी क्या की स्टार्टिंग में क्या की अंग्रेजी, ये समझ लीजिए आप। क्या की अंग्रेजी क्या आ जाएगी? स्टार्टिंग में डू, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, तुम है, डू यू। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर गाली देना की अंग्रेजी हो जाएगी एब्यूज, डू यू नॉट एब्यूज, क्या आप गाली नहीं देते, और बाद में क्वेश्चन मार्क। छोटी छोटी गलती आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ क्वेश्चन मार्क आना है, कहाँ फुल स्टॉप आ गया। और जब वाक्य स्टार्ट करता है तो पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। कोई भी अगर नाम है तो चाहे वाक्य बीच में हो, जैसे श्याम, घनश्याम, मोहन, ये भी है, तो उनका नाम तो पहले लिखा है, चाहे बीच में चाहे लास्ट में हो, पहला जो लेटर होगा वो ब्लॉक में ही होगा। नेक्स्ट है क्या वह आदमी दवाइयाँ नहीं बेचता है। क्या वह आदमी, अब वह आदमी सिंगुलर है
तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, डज, फिर डेट मैन, क्या वह आदमी, डज डेट मैन, क्या वह आदमी, फिर नॉट, सेल द मेडिसिन, दवाइयाँ नहीं बेचता है। ये आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का है WH टाइप का। अब WH टाइप में क्या है, WH टाइप के जो क्वेश्चन है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं WH टाइप के, उनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने आदि आते हैं। इनमें कोई भी आ सकता है बीच में। तो जब इन वाक्यों का हम अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो भी प्रश्न में जो है वो दिया हुआ होता है क्वेश्चन वर्ड, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, उसके बाद में जो टैग टाइप का रूल है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके भी एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद का नियम क्या है इसका, भाई सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, जैसे अगर बीच में क्या, ये कहा ना, वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, वह कहाँ जाता है, वह क्यों झगड़ता है, जो बीच में आ गया ना क्वेश्चन वर्ड, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य में नोट आया है तो नोट सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे, फिर मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ऐसे ऐसे लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, बाद में शेष वाक्य और क्वेश्चन मार्क। जैसे ये कहा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्यों वाक्य के बीच में आ गया, तो सबसे पहले वाई, तुम सब्जेक्ट है, हेल्पिंग डू आएगी, फिर यू, फिर नहीं की अंग्रेजी नोट, फिर जाने की अंग्रेजी गो टू स्कूल, बाद में क्वेश्चन मार्क। आगा मोहन बाजार कब जाता है, सबसे पहले कब की अंग्रेजी क्या है, वैन, फिर मोहन के अनुसार हेल्पिंग क्या आएगी, डज, फिर मोहन गो टू द मार्केट। तो ये जो है ये टेंस कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ आया होगा। यदि आपको इस टेंस पर आधारित और भी बहुत सारे एक्सरसाइज से संबंधित सेंटेंस चाहिए जिनका अंग्रेजी में और हिंदी में भी अनुवाद हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, हम आपको और भी बहुत सारे सेंटेंस लेकर आएंगे और इस टेंस पर आधारित एक स्टोरी भी लेकर आएंगे जो आपको बारीकी से और समझाया जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।